नींद में है जमी आसमां खो गया, आ भी जाओ कि सारा जहां सो गया। खबरों की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं जसीम उल हक। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। आज पिछले हफ्ते की उन बड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे जो आपके लिए जरूरी है और जिसने आपके संवैधानिक हक और देश के लोकतंत्र को दागदार किया है। इसलिए इस पूरे शो को आप जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित मुख्यालय में वे कांग्रेस में शामिल हुए। कन्हैया के साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वे देश को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही महात्मा गांधी और भगत सिंह के सपने को बचा सकती है। हम देश के सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। लेकिन सीपीआई ने कन्हैया कुमार पर मौका परस्त होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास न तो कोई जनाधार है और न ही उन्होंने कोई संघर्ष किया है। ऐसे में उनको साथ लेकर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं सीपीआई के सीनियर नेता अतुल कुमार अंजान ने कहा वो बहुत जल्दी में हैं संसद और राज्यसभा पहुंचने की। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वे कांग्रेस पार्टी में गए हैं तो उनके सारे अरमान लोकसभा राज्यसभा जाने के पूर्ण हो जाएं। अंजान ने यह भी कहा कि कन्हैया कुमार ने कोई स्ट्रगल नहीं किया और न ही पार्टी के लिए कोई खास योगदान दिया। सीपीआई में विचारधारा अहम है लेकिन कन्हैया कुमार के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। वो दावा करते हैं कि कन्हैया कुमार लंबे समय से नई पार्टी की तलाश कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया का कांग्रेस से जुड़ने का फैसला उनकी महत्वाकांक्षा को जाहिर करता है। इस फैसले का विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। अगर वो महत्वाकांक्षी न होते तो पिछली बार बेगूसराय से संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला न किया होता। यह शुद्ध रूप से महत्वाकांक्षा का मामला है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि मीडिया में मिली हाइप की वजह से कन्हैया खुद को राष्ट्रीय नेता समझने लगे, जबकि वो एक कैंपस के स्टूडेंट लीडर थे। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि कन्हैया कुमार ने उमर खालिद के मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है। उमर खालिद जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ विवादित नारों के मामले में गिरफ्तार हुए थे और उन पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था और कन्हैया आज नेता हैं और उमर खालिद जेल में। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद आज तक विभिन्न छात्र संगठन अपना विरोध और उमर को बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। उमर खालिद के गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण और एनी राजा के साथ सामाजिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसमें बोलने वालों में कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं आए थे। कन्हैया और जिग्नेश को कांग्रेस में शामिल होने को लेकर दिन भर खबरों का बाजार गर्म ही था कि उसी बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कुछ देर बाद हो सका। दरअसल सोमवार 27 सितंबर को ठीक उस समय जब पंजाब के नए मंत्री अपने नए विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा दिया था। 2 दिन बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके इस्तीफा देने के कारणों का स्पष्ट किया और बताया कि वे नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में की गई दागी अधिकारियों और नेताओं की नियुक्तियों से नाराज हैं। कांग्रेस महासचिव
केसी वेणुगोपाल ने सिद्धू के इस्तीफा पत्र को एक भावुक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही थी और वो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि अचानक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की क्या वजह है। कहा जा रहा है कि हाईकमान चन्नी के साथ खड़ा था, जबकि सिद्धू वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, मंत्रियों के चुनाव और उन्हें विभाग खुद बांटना चाहते थे। शीर्ष पदों पर नियुक्तियों की उनकी सलाह को नजरअंदाज करने के बाद सिद्धू इससे बेहद खफा और दुखी थे। एक पार्टी नेता का कहना है कि सिद्धू रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ सुझावों ने दिखाया कि वो बदले की राजनीति में शामिल हैं, जिन्हें वो नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने उनके सुझावों को हटा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को इसी साल 23 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इस फैसले से उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश नहीं थे। सिद्धू और कैप्टन के बीच इतना टकराव बढ़ गया था कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कैप्टन के सीएम पद से हटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का कद पार्टी में काफी बढ़ा था, लेकिन इतना नहीं कि वे मुख्यमंत्री बन जाते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने विधायकों की पसंद सुखविंदर सिंह रंधावा को भी मुख्यमंत्री बनने से रुकवा दिया। अंत में अनुसूचित जाति से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बन गए। उधर शुरू में सिद्धू जब चन्नी के साथ साथ देखे गए और ऐसा लगने लगा कि वो सुपर सीएम हैं और चन्नी मात्र चेहरा, लेकिन चन्नी को जानने वाले जानते हैं कि वो रबर स्टैंप नेता तो हरगिज नहीं है। और यह साबित करने में चन्नी ने जरा भी देर नहीं की, जैसे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने साबित किया था। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धू हाल ही में प्रसिद्ध नेता बने थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इन दिनों कांग्रेस के बागी नेता कहे जाने वाले और किसानों के आंदोलन की कड़ी थामे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि वे किसानों के आंदोलन को लेकर गृह मंत्री से मिले और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरा पर गए हुए थे, जो बहुत चर्चे में था। अपने 3 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। उन्होंने क्वाड मीटिंग में भी हिस्सा लिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। अमेरिका से लौटते वक्त पीएम मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने साथ मिलकर बैठक की। इस दौरे में जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा वो था गोदी मीडिया, क्योंकि ट्रंप के बाद अब बाइडेन के सामने भी गोदी मीडिया को लेकर मोदी जी को अपमानित होना पड़ा था। मुझे लगता है कि वे प्रेस को यहां लाने जा रहे हैं। भारतीय प्रेस अमेरिकी प्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा शालीन है। मैं सोचता हूं आपकी अनुमति से भी हमें सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे बिंदु पर सवाल नहीं करेंगे। ये कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मीडिया के शर्मनाक पक्ष को उजागर करने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को भी अपमानित कर दिया। जिस गोदी मीडिया को तैयार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल मेहनत की है, उसे लेकर उन्हें कहीं बधाई तो नहीं मिलेगी। सबको पता है कि भारत की मीडिया गुलाम हो चुका है। सबसे सुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन की इस बात पर तुरंत हां में हां मिला दिया। वो भारतीय प्रेस की बचाव नहीं कर सके। भारतीय मीडिया इस अपमान का प्रतिकार भी नहीं कर सकता।
बल्कि बाइडेन की इस बात को सीधे सीधे रिपोर्ट भी कर रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक बात हो गई। वैसे यह ऐतिहासिक ही है। जिस प्रेस की पहचान दुनिया में गुलाम हो चुकी हो, जहां सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार होते हों, छापे पड़ जाते हों, उस प्रेस के बारे में अगर ऐसे नहीं कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? हर बात में महाशक्ति बनने की तलाश करने वाले इन एंकरों को पता ही नहीं कि भारत 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। यहां के नौजवान के पास नौकरी नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। 7 साल के लंबे कार्यकाल की इस कामयाबी से आप कब तक नजरें चुराएंगे? यहां एक भी यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं है। खुद मंत्रियों की बच्चे उसी अमेरिका की शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वह भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है ताकि यहां की घटिया यूनिवर्सिटियों से अपने बच्चों को बचा सके। यहां लोगों के मरने पर संख्या छिपाई जाती है और जिन्हें टीका नहीं लगता उन्हें भी टीका लगने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर प्रोपेगेंडा होता है कि भारत महान हो गया। अच्छे कपड़े पहन लेने से और खराब हिंदी बोलने से आप एंकर हो सकते हैं, पत्रकार नहीं। अब आते हैं उन खबरों पर जिसने इंसानियत को नंगा, कानून को तार तार और सिस्टम के मंशा और उसके चेहरे को सामने लाया। पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार के बीच जिन 2 घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मचाई है, उससे अंदाजा हो रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीति गहमा गहमी कितनी तेज होगी। पहला वाकया है पिछले सोमवार की रात गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के एक कारोबारी की पुलिस की कथित पिटाई से हुई मौत। रामगढ़ताल थाने के प्रभारी गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी की भूमिका पर बड़ा सवालिया निशान लगा था। देश भर में इसका विरोध हुआ था, लेकिन सिस्टम के कानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हम एक ऐसे समाज में चीख रहे हैं जिसे अब सुनाई नहीं देता, जहां कानपुर की मीनाक्षी गुप्ता की आवाज भीतर तक गूंजने लगती है, तो वहीं असम के मोइनुल हक की बेआवाज लाश बाहर शोर करने लगती है। पुलिस यातना की मशीन बन चुकी है। उसके हाथों बारी बारी सब मारे जा रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ऐसा लगता है हत्यारों ने वर्दी पहन ली हो। इंसाफ चाहिए, यह एक शोर से ज्यादा कुछ नहीं। इंसाफ मिलता नहीं और मिल भी जाता है तो नाइंसाफी कहीं और होने लगती है। मनीष गुप्ता और मोइनुल हक की लाश पड़ी थी। एक ही छाती पर कोई कूद रहा और एक छाती पर पीट पीट कर बुरा हाल था। अब आते हैं उस दूसरी खबर पर जो भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। जिस घटना के बाद सरकार और सरकारी सिस्टम ने लोकतंत्र को का मानो गला घोंट दिया हो। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का परियोजनाओं के लोकार्पण करने का कार्यक्रम था। उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के पैतृक गांव में एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। ये जानकारी मिलने पर किसान नेता डिप्टी सीएम को काला झंडा दिखाने के लिए जमा हुए थे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा हो गई थी और किसान को यह बताया जा रहा था कि गुरुद्वारे से चाय आ चुकी है, चाय पीकर किसानों को घर लौटना है। किसान घर जाने के लिए गाड़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से तेजी से गाड़ियां आई और पैदल चल रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे हैं जिनसे पता चल रहा है कि थार जीप ने आराम से चल रहे किसानों को टक्कर मारी। इस वीडियो को देखने के बाद संदेह नहीं रह जाता कि किसानों की हत्या की गई है। गृह राज्य मंत्री का यह तर्क ठहरता दिख नहीं रहा कि किसान उग्र थे, तलवार पत्थर और डंडे से हमलावर थे। यह तर्क ध्वस्त हो चुका है। जिस गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई, उन गाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे थे और ये गाड़ियां राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत में जा रही थी। प्रदर्शन में शामिल और हादसे के चश्मदीद संयुक्त मोर्चा के सदस्य पिंडर सिंह सिद्धू का कहना है कि जब माहौल ठीक था, करीब
2:30 बजे अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र कुछ गुंडों के साथ आया और जो किसान वहां अपने झंडे लेकर घूम रहे थे उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उनके लड़के ने गोली भी चलाई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी की घटना में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता भी मरे हैं। उनके लिए भी प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं कहे हैं। किसानों की मौत पर उनसे संवेदना के नकली शब्दों की भी उम्मीद बेकार है। आंदोलन से जुड़े किसानों की अलग अलग कारणों से 700 से अधिक किसानों की मौत हुई, तो अपने भाषणों में मानवता और मानवीय संवेदना का बार बार जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री ने इन 2 शब्दों का एक बार भी जिक्र नहीं किया। घटना के बाद लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे लगभग सारे विपक्षी नेता को रोक दिया गया या हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर 36 घंटे तक रेस्ट हाउस में अवैध और असंवैधानिक तरीके से रखना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रोका जाना, यह क्या है? क्या यह भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है? आखिर हो क्या रहा था? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर रविवार को लखीमपुर के प्रदर्शनकारी किसानों को कार से रौंदने का आरोप है। यह हत्या का सीधा मामला है और इस तरह के मामलों में पुलिस प्रशासन का पहला काम यह होता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। यह बहुत चौंकाने वाला है कि यह आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहा है और आरोपी के पिता देश के गृह मंत्री से मिल रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान न लिए जाने पर सिब्बल ने एक ट्वीट में हैरानी जताते हुए कहा कि लोग मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से इस मामले में कार्रवाई के लिए अनुरोध किया। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब और सोशल मीडिया के नहीं होने पर भी प्रिंट मीडिया में छपी खबरों के आधार पर ही स्वतः संज्ञान लेता था। सुप्रीम कोर्ट ने बेजुबानों की भी आवाज सुनी। वहीं आज जब हमारे नागरिक कुचले जा रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि इसे संज्ञान मिले। आपको बता दें कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। मर्डर केस में अभी जमानत पर बाहर हैं। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अजय मिश्र की हिस्ट्री शीट को खारिज भी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर हत्या, मारपीट, धमकी देने जैसी तमाम घटनाओं में 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, अजय मिश्र की तिकुनिया थाने में हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। दर्ज हुए मुकदमों की बात करें तो अजय मिश्र टोनी पर तिकुनिया थाने में 4 मुकदमा दर्ज थे। इस पूरी घटना के बाद गोदी मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की थी वो शानदार था, जिसके खिलाफ एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण की प्रतियां देश भर में जलाई जाने लगी और इसका विरोध होने लगा, जिस पर रविश कुमार लिखते हैं, जागरण को जलाने वाले अखबार नहीं, अखबार न पढ़ने की आग में खुद को जलाएं। इस अखबार का पढ़ा जाना बताता है कि हिंदी प्रदेश का कुछ भी होना कितना मुश्किल है। तभी तो यह अखबार अपने खराब होने में गर्व करता है। हिंदी के ज्यादातर अखबार हर दिन साबित कर देते हैं कि हिंदी प्रदेश के युवा और बुजुर्ग पाठकों की मौत हो चुकी है। मुर्दा हो चुके इन पाठकों पर हर दिन ये संस्थान अपने अखबार का कफन डाल जाते हैं। इतना जरूर सोचिए कि यह आप अखबार क्यों पढ़ते हैं। यह अखबार आपको क्या बनाता है, आपको क्या समझाता है। खैर, लखीमपुर किसान नरसंहार ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसी मंत्री, सांसद, विधायक की गाड़ी काफी होगी। सरकार को भी किसानों की आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
इस मुल्क के इतिहास ने अपराध होते देखा है, न्याय अन्याय भी देखा है, लेकिन अपराध का जश्न मनाते नहीं देखा है। किसानों, दलितों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय, अत्याचार, अपराध और उस पर जश्न का तांडव यह दर्शाता है कि सत्ता का हाथी अपराध के नशे में धुत बदमस्त हो गया है। नशे में चूर ये हाथी अपने पैरों तले न्याय, विकास, लोकतंत्र और संविधान को कुचलता रहेगा। नशेड़ी हाथी का नशा दूर करना समय का सबसे बड़ी जरूरत है। जो हाथी के पैरों तले कुचलती व्यवस्था की बर्बादी को किनारे से तमाशा देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब आगे चलते हैं आज की खबरों की पड़ताल के आखिरी हिस्से की तरफ और बात करते हैं विकास की। विकास से अब आपका विकास नहीं होगा, आपको विकास का विकास करना होगा। हर दिन आप पेट्रोल और डीजल के कारण गरीब हो जा रहे हैं, आपकी बचत घट रही है। सीएनजी गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में दिनों दिन और वृद्धि हो रही है। दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते देश के कई शहरों में 110 रुपये लीटर से भी अधिक हो गया है। प्राकृतिक गैस भी महंगा हो गया है। दिल्ली में सीएनजी महंगी हो गई है। लेकिन ये सारी बुनियादी खबरें गोदी मीडिया के लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं हमेशा मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारत की जनता को गुलाम मीडिया के खिलाफ उठना ही होगा। राजनीतिक दल संघर्ष करने का जितना भी अभ्यास कर ले, सारे अभ्यास आभासी साबित होंगे। लोकतंत्र के पुनर्जीवन का सच्ची लड़ाई गोदी मीडिया के खिलाफ होने वाली लड़ाई से ही शुरू होगी। अपने भीतर जम गई मूर्खता से असहयोग कीजिए और जनता बनिए। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आज का शो आप हमें जरूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।